सोचिए कि एक खजाने का बंटवारा होना है, लेकिन खजाना बांटने के बजाय कैप्टन फ्लिंट सीधे अपने ही साथी, मतलब अपने ही सबसे खास आदमी सिल्वर के पैर में गोली मार देता है। बाप रे, ये तो शुरुआत ही। हाँ, और गोली भी इतनी बेरहमी से मारता है कि अपनी जान बचाने के लिए सिल्वर को अपना ही पैर काटकर वहां से भागना पड़ता है। मतलब सोचकर ही रूह काम जाती है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम 1765 के दौर की इसी खूनी कहानी की गहराई में उतर रही हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि ये दृश्य महज एक हिंसक घटना नहीं है। मैं इसे एक बहुत ही गहरी चेतावनी के रूप में देखती हूँ। चेतावनी? किस तरह की चेतावनी? देखिए, जिस खजाने की नींव ही अपनों के खून और धोखे पर रखी गई हो ना, वो आगे चलकर कितनी लाशें बिछाने वाला है, ये उसका एक इशारा था। सिल्वर का वो कटा हुआ पैर इस पूरी कहानी का एक प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल, और यही बात मुझे इस कहानी के एकदम केंद्र की तरफ खींचती है। हमारा आज का मकसद भी यही समझना है कि कैसे ये पीला धातु, मेरा मतलब है ये खजाना, इंसानों की आंखों पर लालच की ऐसी पट्टी बांध देता है कि उन्हें सही और गलत दिखना ही बंद हो जाता है। एकदम सही कह रही हैं आप। हाँ, और कैसे इस पूरी खूनी बिसात पर एक छोटा सा लड़का जिसका नाम जिम है, वो अपनी जान बचाता है और अंततः लालच के इस भयानक चक्र को तोड़ता है। लेकिन सिल्वर तो अपना पैर गंवाकर चला गया, पर इस खजाने की सिर्फ एक अफवाह ने खौफ का जो साम्राज्य खड़ा किया, वो बेहद हैरान करने वाला है। बहुत ज्यादा हैरान करने वाला। खौफ भी ऐसा जो इंसान की जान ही ले ले। वही तो, मतलब खजाने की महज एक अफवाह तुरंत ही मौतों का कारण कैसे बन सकती है? कहानी में हम देखती हैं कि कैप्टन फ्लिंट का एक और साथी है जिसका नाम बिली है। वो जिम और उसकी माँ के एक छोटे से सराय में आकर छुप जाता है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि बिली खुद कोई आम आदमी नहीं है। हाँ, वो तो खुद एक खूंखार समुद्री लुटेरा है ना। बिल्कुल। उसने न जाने कितने कत्ल किए होंगे अपनी जिंदगी में, लेकिन वो सराय में किसी अदृश्य परछाई से भी डर रहा है। वो छोटे से जिम को सिर्फ इसीलिए पैसे देता है ताकि जिम किसी को उसके सराय में होने के बारे में कुछ न बताए। और बिली का ये डर अकारण तो नहीं था। ब्लैक डॉग नाम के एक साथी का उस पर अचानक हमला करना। हाँ, वो हमला इस बात की पूरी पुष्टि कर देता है कि खजाने के पीछे पड़े लोग किसी को नहीं बख्शने वाले। लेकिन जो पल मुझे सबसे ज्यादा डरावना लगा ना, वो तब आता है जब पीयू नाम का एक अंधा आदमी सराय में प्रवेश करता है। मतलब वो अंधा है, लेकिन उसका खौफ ऐसा है कि वो बिली के हाथ में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा थमाता है। और उस कागज के टुकड़े का असर देखिए। वही तो, एक ऐसा समुद्री लुटेरा जिसने न जाने कितने समुद्री तूफान देखे होंगे, मौत को करीब से देखा होगा, वो उस छोटे से कागज के टुकड़े को देखकर इतना खौफजदा हो जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से वहीं उसकी मौत हो जाती है। मैं यहाँ इसके पीछे के मनोविज्ञान को थोड़ा समझाना चाहूंगी। ये पल ये दर्शाता है कि खजाना अभी किसी ने देखा भी नहीं है, लेकिन उसका जो विनाशकारी प्रभाव है ना, वो शुरू हो चुका है। मतलब खौफ ने ही अपना काम कर दिया। हाँ, जब इंसान के दिमाग को ये पुख्ता तौर पर पता चल जाता है कि उसकी मौत अब निश्चित है, तो वो इंतजार का समय उस वास्तविक घटना से भी ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। इसे हम मनोवैज्ञानिक खौफ या साइकोलॉजिकल टेरर कह सकते हैं। ये तो कुछ आजकल के किसी भयानक एविक्शन नोटिस या बेदखली के नोटिस की तरह लगता है। जैसे, अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? जैसे कोई ऐसा नोटिस जो सीधा मौत का पैगाम लेकर आया हो। मतलब एक साधारण सा कागज का टुकड़ा एक इंसान की जान निकाल देता है, क्योंकि उस पर लिखी इबारत से इंसान अपना भयानक भविष्य देख लेता है। बिल्कुल। ये एविक्शन नोटिस वाला उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। इंसान उस कागज से नहीं डरता, बल्कि उस कागज से जुड़ी जो प्रत्याशा है, जो आने वाला कल है, उससे डरता है। बिली का शरीर और उसका दिमाग उस डर के चरम स्तर को संभाल ही नहीं पाया। तो हम कह सकती हैं कि वो नक्शा अपने आप में कोई वरदान नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो एक श्राप था जो अपने साथ मौत लेकर चलता है। जिसने भी उसे छुआ, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और ये मौत का श्राप फिर जिम और उसकी माँ के हाथों में आ जाता है। बिली की मौत के बाद जिम और उसकी माँ अपने सिर पर चढ़े कर्ज को चुकाने के लिए बिली के बक्से की तलाशी लेते हैं और उन्हें वो मनहूस नक्शा मिल जाता है। और फिर पियो का हमला होता है। हाँ, उसी रात जब पीयू और बाकी लुटेरे जिम को मारने आते हैं, तो डॉक्टर लिप्सी अपनी गाड़ी से पीयू को कुचलकर जिम की जान बचा लेते हैं।
अब सोचिए, नक्शा डॉक्टर लिप्सी और गांव के सम्मानित नेता जॉन के हाथ में आ जाता है। यहां से कहानी का पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है। मतलब नक्शा अब तथाकथित सभ्य समाज के लोगों के हाथ में आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या ये सभ्य समाज के लोग इन खूंखार लुटेरों से सच में कुछ बेहतर है? मुझे इसी बात पे कड़ा सवाल उठाना है। सच कहूं तो जब मैंने जॉन और लिप्सी का रवैया देखा ना, तो मुझे लगा कि ये लोग किसी भी नजरिए से हीरो नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगा? मतलब लिप्सी वो किताब जॉन को दिखाता है जिसमें खजाने का हिसाब लिखा है। जॉन जो गांव का एक सम्मानित नेता है, जिसकी समाज में एक प्रतिष्ठा है, वो सोने का हिसाब देखकर इतना लालची हो जाता है कि फौरन खजाने की खोज का कप्तान बनने को तैयार हो जाता है। उसकी सारी सभ्यता एक पल में गायब हो जाती है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। यहीं पर सभ्य लोगों और समुद्री लुटेरों के बीच की जो बारीक रेखा है ना, वो पूरी तरह से धुंधली हो जाती है, एकदम गायब ही हो जाती है। हाँ। जॉन का किरदार ये साबित करता है कि लालच इंसान के भीतर की नैतिकता को पूरी तरह खत्म कर देता है। चाहे वो समाज का कितना भी सम्मानित व्यक्ति क्यों ना हो, उसके भीतर का जो छिपा हुआ लुटेरा है, वो सोने की चमक देखते ही बाहर आ जाता है। और वो कैप्टन स्लॉट की चेतावनियों को भी तो पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। कैप्टन स्लॉट बार बार कहते हैं कि इस तरह से अनजान लोगों को जहाज पर रखना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जॉन को तो पैसे बचाने थे। बिल्कुल। जॉन कुछ पैसे बचाने के लिए सिल्वर और उसके ही खूंखार साथियों को रसोइये और नाविक के रूप में जहाज पर रख लेता है। मुझे जॉन बिल्कुल आज के ज़माने के उन लालची कॉर्पोरेट बॉस की तरह लगा, जो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए, चंद पैसे बचाने के लिए कर्मचारियों की सुरक्षा और जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। ये एक बहुत ही विचारणीय तुलना है। उस कॉर्पोरेट बॉस की तरह ही जॉन के लिए भी इंसानी जान से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी मुनाफे की कीमत है। हाँ, इंसान की तो कोई कीमत ही नहीं बची। सही कहा। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं थी, ये इंसान की जान की कीमत तय करने की बात थी। और इसका सबसे क्रूर उदाहरण हमें जहाज पर देखने को मिलता है। जब जहाज पर निगरानी करने वाला एक नाविक एरो ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। और उसकी मौत का कारण क्या था? जॉन ने पैसे बचाने के चक्कर में जहाज की पुरानी और कमजोर रस्सी को बदलने से मना कर दिया था। मतलब कितनी छोटी सी बात के लिए एक जान चली गई। और सबसे भयानक बात तो ये है कि जॉन का रिएक्शन क्या था। वही तो मुझे सबसे भयानक लगा। जॉन को एरो की मौत का कोई अफसोस तक नहीं होता। वो बहुत ही सामान्य और ठंडे तरीके से कहता है कि ऐसे हादसे तो होते रहते हैं। एक इंसान की जान चली गई और उसे सिर्फ अपने सोने की पड़ी है। ऐसा लगता है जैसे खजाने के श्राप ने उसके दिमाग को पूरी तरह से शून्य कर दिया है। मेरा भी यही मानना है। जॉन का ये रवैया ये दर्शाता है कि जब लालच हावी होता है ना, तो सबसे पहले इंसान की सहानुभूति मरती है। वो समाज के एक सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन लालच ने उसे किसी भी समुद्री लुटेरे से ज्यादा संवेदनहीन बना दिया है। वो ये भूल गया है कि जिस खजाने के पीछे वो भाग रहा है, वो असल में लोगों के खून से सना हुआ है। और खून तो अभी और बहना था। जहाज जब अपने गंतव्य उस रहस्यमय द्वीप की ओर बढ़ता है, तो भीतर ही भीतर बगावत की जो खिचड़ी पक रही थी, वो अब सतह पर आने लगती है। हाँ, और यहाँ जिम का किरदार उभर कर आता है। जिम, जो अब तक सिर्फ एक डरा हुआ बच्चा था, छिपकर सिल्वर की बगावत की पूरी योजना सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि सिल्वर और उसके साथी मौके की तलाश में है ताकि जहाज पर कब्जा कर सकें। मैं यहाँ जिम के मानसिक विकास को बहुत ही अहम मानती हूँ। इसे हम कहानी में उसका कैरेक्टर आर्क कह सकती हैं। कैसे एक डरा हुआ बच्चा जो सराय में छिप रहा था, अब एक रणनीतिकार बन गया है। सच में, उसने बहुत तेजी से चीजें सीखी। हाँ, वो हालात की गंभीरता को समझता है। वो जॉन के कमरे में जाता है और जो असली नक्शा जॉन ने अपनी बाइबल में छिपा रखा था, उसे चुराकर अपने पास सुरक्षित रख लेता है। अरे हाँ, यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। जॉन ने खजाने का नक्शा एक पवित्र किताब बाइबल के पन्नों के बीच छिपाया हुआ था। ये अपने आप में लालच और धर्म के दिखावे का कितना बड़ा व्यंग्य है। बिल्कुल, जैसे वो अपनी लालच को धर्म के आवरण से ढकने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, इसके बाद जब वे द्वीप पर पहुंचते हैं तो असली अफरा तफरी मच जाती है। जिम भागते हुए एक जाल में फंस जाता है और वहां उसकी मुलाकात बेन नाम के एक अजीब से इंसान से होती है। बेन बताता है कि वो कैप्टन फ्लिंट का ही साथी था। वही साथी जिसे सालों पहले उसके अपने ही साथियों ने
इस सुनसान द्वीप पर अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। हाँ, बेन का किरदार इस कहानी में मुझे बहुत ही रहस्यमयी लगा। बेन का किरदार मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे जटिल है। सालों का अकेलापन किसी भी इंसान के दिमागी हालत को पूरी तरह बदल सकता है। जब मैंने बेन के बारे में जाना तो मैं गहरी सोच में पड़ गई। बेन ने बकरियों की हड्डियों और लकड़ियों से अपनी नाव बना रखी है। वह जिम को चेतावनी देता है कि यहाँ कोई शैतान है। मतलब क्या बेन पागल हो गया है या फिर इन सारे लालची पागलों के बीच वही एक अकेला समझदार इंसान बचा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आपको क्या लगता है? मुझे तो वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लगा जो किसी बड़े स्टार्टअप के डूबने के बाद या बोर्ड रूम से बाहर निकाले जाने के बाद दुनिया की सारी मोहमाया छोड़कर किसी घने जंगल में शांति से रहने चला गया हो और अब दूर से दुनिया के इस पागलपन को देख रहा हो। मैं स्टार्टअप वाले उदाहरण को थोड़ा और आगे ले जाना चाहूंगी। जैसे एक संस्थापक जिसे कंपनी से निकाल दिया जाता है, वो समझ जाता है कि असली मूल्य कागजों के मूल्यांकन में नहीं है बल्कि उसके अपने कौशल में है। उसी तरह बेन उस खजाने का असली सच है। मतलब वो असलियत जान चुका है। बिल्कुल, वो समुद्री लुटेरों की दुनिया का वो कड़वा सच है जहां अपनों द्वारा ही पीछे छोड़ दिए जाने का दर्द होता है। वो उन लोगों का भविष्य है जो आज खजाने के पीछे पागल हो रहे हैं। बेन ने लालच की उस भ्रामक दुनिया को छोड़ दिया है और उसने द्वीप पर भौतिक रूप से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। और दूसरी तरफ जहाज पर खूनी संघर्ष शुरू हो जाता है। सिल्वर के लोग हमला कर देते हैं। जिम, जो एक छोटा लड़का है, वो जहाज पर वापस जाकर उसकी रस्सी काट देता है ताकि जहाज बह जाए। ये बहुत ही बहादुरी भरा कदम था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका इज़राइल नाम के एक खूंखार लुटेरे से पानी में संघर्ष होता है और जिम उसे गोली मारकर जहाज पर कब्जा कर लेता है। एक बच्चे का इस तरह से हथियार उठाना और हत्या करना अकल्पनीय लगता है। ये परिस्थिति की वो क्रूर मजबूरी है जो एक बच्चे को उसकी उम्र से पहले ही योद्धा बना देती है। जिम के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो सिर्फ अपनी और अपने लोगों की जान बचाना चाहता था। सही कहा। लेकिन असली ड्रामा, असली मनोवैज्ञानिक टकराव तो तब शुरू होता है जब ये सब लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां खजाना गड़ा होने की बात थी। बाप रे, वो पल तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा झटका है। इतनी मौतों, इतने संघर्ष, बगावत और खून खराबे के बाद आखिरकार सिल्वर को लिप्सी से वो नक्शा मिल ही जाता है। और फिर वो पागलों की तरह खुदाई शुरू करते हैं। हाँ, सिल्वर और उसके लालची साथी पागलों की तरह उस जमीन को खोदने लगते हैं जहां एक्स का निशान था। और खुदाई के बाद उन्हें क्या मिलता है? खजाने के नाम पर सिर्फ 2 मामूली सिक्के। सिर्फ 2 सिक्के? ये उस खजाने का सबसे बड़ा और कड़वा मजाक था। और इसके पीछे जो मानसिक आघात है ना, वो बहुत गहरा है। मैं तो ये सोचकर ही सिहर गई। मतलब जरा सोचिए, कोई इंसान जीवन भर किसी पेंशन फंड के लिए अपना खून पसीना एक करता है, अपनी नींदें हराम करता है, अपनी जवानी दांव पर लगा देता है। हाँ, और अंत में क्या मिलता है? वही तो, जब रिटायरमेंट के दिन अपना खाता खोलकर देखता है तो पता चलता है कि खाते में सिर्फ 2 रुपए बचे हैं। ये तो इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देने वाला पर है। बिल्कुल, उस खाली पेंशन फंड की तरह ही जब इंसान का दिमाग सालों तक किसी बहुत बड़े इनाम या खजाने की प्रत्याशा में रहता है तो उसके भीतर डोपामाइन का एक स्तर बना रहता है। लेकिन जब सामने सिर्फ 2 सिक्के आते हैं तो वो डोपामाइन अचानक गिर जाता है और उसकी जगह भयंकर क्रोध ले लेता है। एकदम सही। इसे हम मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक टूटने का बिंदु या साइकोलॉजिकल ब्रेकिंग पॉइंट कह सकती हैं। नक्शा सिर्फ एक भ्रम था, एक छलावा था। असली ताकत उस कागज के टुकड़े में कभी थी ही नहीं। असली ताकत तो उस व्यक्ति के पास थी जिसने उस जमीन पर, उस जगह पर अपना नियंत्रण कर लिया था, और वो था बेन। सही कहा आपने। सिल्वर और उसके साथियों का जो मानसिक संतुलन है वो वहीं उन 2 सिक्कों को देखकर टूट जाता है। वे बुरी तरह भड़क उठते हैं और अपने ही लीडर सिल्वर को मारने के लिए टूट पड़ते हैं। मतलब उनका सारा लालच अब एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया है। हाँ, और ठीक उसी समय लिप्सी, बेन और जिम वहां आ धमकते हैं और उन लुटेरों पर हमला कर देते हैं। तब जाकर बेन ये खुलासा करता है कि असली खजाना तो उसने बहुत पहले ही खोज लिया था और उससे अपनी एक गुफा रूपी महल में सुरक्षित छुपा रखा है। मतलब ये लोग फालतू में ही एक दूसरे की जान ले रहे थे। मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि बेन का ये खुलासा असल में क्या मायने रखता है। बेन ये साबित करता है कि सोना सिर्फ वही मायने रखता है जहां इंसानी समाज हो। उस निर्जन द्वीप पर बेन के लिए वो सोना किसी काम का नहीं था। हाँ, वो उसे खा तो नहीं सकता था। बिल्कुल, ना खा सकता था, ना उससे आग जला सकता था। लेकिन उसने उस सोने का इस्तेमाल एक रणनीतिक हथियार की तरह किया जिससे उसने उन लुटेरों को मानसिक रूप से पूरी तरह हरा दिया। बेहिसाब सोना। सब लोग उसे जहाज पर लादने लगते हैं। जॉन की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे लगता है कि उसकी सारी लालच अब पूरी हो गई है।
लेकिन तभी जिम एक ऐसा फैसला लेता है जिसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। मैं मानती हूँ कि जिम का वो फैसला इस पूरी कहानी की असली आत्मा है। जिम जब उस बेहिसाब सोने को देखता है ना, तो उसे उस सोने की चमक नहीं दिखती, बल्कि उसे याद आता है कि इस खजाने की असली कीमत क्या चुकाई गई है। उसे वो सब लाशें याद आती हैं। हाँ, उसे याद आते हैं वो निर्दोष लोग जो मारे गए। उसे याद आता है कि इसी जॉन ने, जो खजाने के लिए आज पागल हो रहा है, जिम की माँ को कर्ज न चुकाने पर सराय से बेदखल करवा दिया था और उनका सामान जलवा दिया था। जिम उस खजाने को देखकर खुश नहीं होता, बल्कि वो एक बहुत ही साहसिक कदम उठाता है। और वो कदम क्या था? वो उस सारे खजाने को उठाकर समुद्र में फेंकना शुरू कर देता है। वो दृश्य सच में बहुत ही शक्तिशाली है। जिम उस लालच के चक्र को भौतिक रूप से तोड़ रहा होता है। ये एक ऐसा फैसला है जो बड़ों बड़ों के बस की बात नहीं है। सच कहूं तो मुझे एक पल के लिए लगा कि जिम ये क्या पागलपन कर रहा है। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने करोड़ों की लॉटरी जीती हो, लेकिन अचानक ये सोचकर उस लॉटरी के टिकट को आग लगा दे कि इस लॉटरी के पैसों की वजह से उसका पूरा परिवार टूट गया और आपस में लड़ लड़कर मर गया। ये तुलना बहुत गहरी है ना? मतलब भला कौन उस खजाने को फेंकेगा जिसके लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई हो। देखिए, उस लॉटरी के टिकट को जला देना बाहर से भले ही पागलपन लग सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक और नैतिक स्तर पर यह सबसे सही फैसला था। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि जिम समझ चुका था कि ये सोना जहां भी जाएगा अपने साथ मौत और धोखा ही लेकर जाएगा। मनोविज्ञान में हम इसे शापित वस्तु से खुद को अलग करने की प्रक्रिया के रूप में देख सकती हैं। जिम सिर्फ सोना नहीं फेंक रहा था, वो उस पूरे आघात और दर्द को फेंक रहा था जो सोने से जुड़ा था। मतलब उसने अपार धन के लालच पर अपनी इंसानियत को चुना। बिल्कुल, और इसका परिणाम जॉन के रूप में सामने आता है। जब जिम सोने को पानी में फेंक रहा होता है, तो जॉन उस सोने को बचाने के लिए पागलों की तरह गहरे पानी में कूद जाता है और सोने के भारी वजन के साथ खुद भी पानी में डूबकर मर जाता है। इससे हम काव्यात्मक न्याय या पोएटिक जस्टिस कह सकती हैं। जॉन की मौत किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही लालच ने की। वो सोने के लिए इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं रही। वो उसी खजाने के साथ समुद्र में दफन हो गया जिसके लिए उसने न जाने कितनों की जान ली थी। ये लालच का अंतिम और सबसे भयानक सच है। लेकिन इसके बाद जिम एक और ऐसा काम करता है जो बहुत ही अजीब लेकिन दिल छू लेने वाला था। रात के अंधेरे में जिम सिल्वर को छुपकर खाना देता है, उसकी बेड़ियां खोलने के लिए चाबी देता है और उसे भागने के लिए एक छोटी नाव देता है। ये हिस्सा मुझे भी बहुत भावुक लगा। और सबसे बड़ी बात, वो सिल्वर को कुछ सोने के सिक्के भी देता है और कहता है कि ये मेरे पिता का कर्ज चुकाने के लिए है, और बाकी सिल्वर की पत्नी एल्बा को देने के लिए। मैं इस रिश्ते को बहुत ही जटिल और मानवीय मानती हूँ। दोनों अलग अलग खेमों में थे, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जानलेवा लड़ाई लड़ी, लेकिन उन दोनों के बीच एक अजीब सा सम्मान पनप गया था। हाँ, एक अजीब सा जुड़ाव था दोनों में। सिल्वर भले ही एक खूंखार लुटेरा था, लेकिन उसने कई बार जिम को बचाया था और एक तरह से उसके लिए पिता समान आकृति बन गया था। और सिल्वर भी जाते जाते जिम से वादा करता है कि भविष्य में अगर जिम कभी किसी समुद्री यात्रा पर निकलेगा और उसे मदद की जरूरत होगी, तो सिल्वर हमेशा उसकी मदद के लिए आएगा। ये एक खूनी कहानी का बहुत ही अजीब लेकिन खूबसूरत अंत है। बिल्कुल, जिम ने यहाँ सिर्फ लालच को ही नहीं हराया, बल्कि उसने अपनी नैतिकता को भी जिंदा रखा। उसने उतना ही सोना लिया जितना उसे अपना सम्मान और अपना घर वापस पाने के लिए चाहिए था। उसने लालच को अपनी जरूरत पर हावी नहीं होने दिया। तो कैप्टन फ्लिंट के उस एक धोखे और एक गोली से शुरू हुई ये खूनी कहानी जिम के साहसिक और नैतिक फैसले पर आकर खत्म होती है। खजाने के उस शाप को जिम अपनी इंसानियत और समझदारी से हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन कर देता है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि खजाना सिर्फ जमीन के नीचे गड़ा सोना ही नहीं होता। कभी कभी हमारा असली खजाना हमारे अपने उसूल, हमारे रिश्ते और हमारी मन की शांति होती है। ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक साथ रहने वाला है। आज की इस गहन चर्चा को खत्म करते हुए ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचने वाली बात है, अगर किसी खजाने या किसी बहुत बड़ी सफलता को पाने की कीमत इंसानियत, अपनों का भरोसा या मन की शांति हो, तो क्या वो वाकई में कोई खजाना है? बिल्कुल, या फिर वो सिर्फ एक खूबसूरत दिखने वाला श्राप है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देगा।
हम अपनी असल जिंदगी की इस अंधी दौड़ में ऐसे कौन से खजाने खोज रहे हैं जिनके लिए हम अपनी ही आत्मा और शांति का सौदा कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करना चाहिए। क्या हम जिम की तरह उस लालच को समुद्र में फेंकने की हिम्मत जुटा पाएंगे, या जॉन की तरह उसी में डूब जाएंगे? याद रखने वाली बात वो पहली गोली है जो फ्लिंट ने अपने ही साथी को मारी थी। खजाने की कीमत हमेशा किसी न किसी को चुकानी पड़ती है। आज की हमारी इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और सोचते रहिए।